Hello friend, welcome to Economic Circle, your own study circle. My name is देवेंद्र कुमार और हम चैप्टर मांग डिमांड की आज ये तीसरी क्लास है। ठीक है, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डिमांड चल रहा है, मांग, और उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले अंतर स्पष्ट कीजिए। हमने पिछली क्लास में मांग में संकुचन, मांग में कमी, इन चीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये दोनों टॉपिक पढ़े थे, मांग में संकुचन, मांग में कमी। ठीक है, आज हम इसके बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मांग में संकुचन, फिर है मांग में कमी। ठीक है, और ये अंतर का आधार, और अंतर के आधार में सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में जानेंगे, दोनों के अर्थ के। तो मांग में संकुचन कब होता है? अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप मांग में होने वाली कमी को मांग में संकुचन कहते हैं। यही हम पीछे पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक है, वही है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग जो है वो कम हो जाती है। उस स्थिति को हम बोलते हैं मांग में संकुचन। ठीक, अगला है मांग में कमी। यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना, यहाँ पर वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, हुए बिना वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। कीमत में कोई कमी नहीं, परिवर्तन हो रहा, लेकिन फिर भी मांग में कमी हो रही है किन्हीं अन्य कारणों की वजह से, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं मांग में कमी। समझ में आया? अब है मांग वक्र। हम ये देखते हैं कि जब मांग में संकुचन होता है तो मांग वक्र कैसा होता है। लिखा है मांग में संकुचन होने पर मांग वक्र ऊपर की तरफ खिसक जाता है। ठीक, मांग में संकुचन होता है तो मांग वक्र ऊपर की तरफ खिसक जाता है। ये हमारा ए पॉइंट था और ये हमारा एरो जा रहा ऊपर की तरफ, ये हो गया बी। तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर क्या हो गया? खिसक गया ऊपर की तरफ। क्योंकि हो क्या रहा है, ये पी कीमत पर क्यू क्वांटिटी थी, अब कीमत में वृद्धि हो गई तो मांग हमारी कम हो गई। मांग कम होने पर हुआ क्या, जो डिमांड कर रहे हो वो ए से बी हो गया। अब लिखा है कि इधर देखें, अगर हम मांग में कमी होने पर मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। क्योंकि यहाँ पर कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कीमत तो हमारी सेम है, लेकिन हमारी मांग तो घट कम हो गई ना, क्यू से Q1 हो गई ये। इसलिए जो मांग वक्र पहले डी डी था ये अब हो गया D1, तो बाईं तरफ खिसक गया। समझ में आ गया? अब तीसरा है, हम इसमें कारण देखेंगे कि भैया मांग में संकुचन के क्या कारण है और मांग में कमी के क्या कारण है। तो सबसे पहला इसमें क्या है कि इसका एकमात्र कारण है वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होना। यहाँ पर एक ही कारण है, अगर यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में संकुचन होगा। समझ में आया? लेकिन अगर मांग में कमी है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है सामान्य वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता की आय में कमी, या सामान्य वस्तु खरीदने वाला कोई उपभोक्ता है, उसकी आय में कमी होती है तो उस स्थिति में मांग में कमी आ जाएगी। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। और भविष्य में कीमत कम होने की संभावना, भविष्य में कीमत कम होने की संभावना है तो वर्तमान में उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे हम अंतर स्पष्ट करेंगे किन दो के बीच में, मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि, दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अर्थ है हमारा वही कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप, कीमत में क्या हो रही है? कमी हो रही है, उसके फलस्वरूप उसकी मांग में वृद्धि होती है तो इसे मांग में विस्तार कहा जाता है। ठीक है, अब है मांग में वृद्धि। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना उसकी मांग में वृद्धि किन्हीं अन्य कारणों से होती है तो इसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। जब जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना उसकी मांग में वृद्धि किन्हीं अन्य कारणों से होती है तो इसे मांग में वृद्धि कहा जाता है।
समझ में आया। अब मांग वक्र देखेंगे तो लिखा है कि मांग में विस्तार होने पर मांग वक्र नीचे की ओर चला जाता है, नीचे की ओर खिसक जाता है। ये हमारा पहले ऊपर जा रहा था, उस स्थिति में यहाँ पर नीचे की ओर चला गया। और मांग में वृद्धि होने पर मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। इस बार क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है, ये हमारा ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ जा रहा है। चूंकि कीमत वही है और उसी कीमत पर हमारी क्या है, मांग बढ़ गई, Q से Q1 हो गई। समझ में आया। यहाँ पर कारण जो है, जो ऊपर थे उसका उल्टा हो जाएगा। इसका एकमात्र कारण वस्तु की अपनी कीमत में कमी होना है। यहाँ पर कीमत में कम होगी तो मांग में क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। और इस अगर यहाँ पर मांग में वृद्धि की बात करें तो मांग में वृद्धि कब होगी, सामान्य वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता की आय में वृद्धि, आय में वृद्धि होगी तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में क्या हो जाएगी, वृद्धि। पूरक वस्तु की कीमत में कमी, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना, भविष्य में कीमत बढ़ने की, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अंतर मांग में विस्तार, मांग में वृद्धि के बीच। अगला अंतर हम पढ़ेंगे सामान्य वस्तु नॉर्मल गुड्स और घटिया वस्तु गिफ्ट गुड्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सामान्य वस्तु के बीच में और घटिया वस्तु के बीच में हम क्या कर रहे हैं, अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। अंतर का आधार हमारा वही, इस बार अंतर का आधार है कीमत प्रभाव। मतलब सामान्य वस्तु की जो अगर कीमत में परिवर्तन होता है, सामान्य वस्तु कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा और घटिया वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं कि सामान्य वस्तु की मांग, सामान्य वस्तु की मांग कम कीमत पर अधिक तथा अधिक कीमत पर कम होती है। सामान्य वस्तु है उसकी मांग कम कीमत पर अधिक और अधिक कीमत पर कम होती है। समझ में आया। अतः मांग व कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, अब घटिया वस्तु के साथ में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है कि घटिया वस्तु की मांग कीमत कम होने पर भी नहीं बढ़ती, अतः मांग व कीमत में धनात्मक संबंध होता है। मतलब घटिया वस्तु के साथ में ऐसा होता है कि अगर घटिया वस्तु जितनी ज़्यादा महंगी, घटिया वस्तु जितनी ज़्यादा महंगी उतनी ही उसकी मांग ज़्यादा होती है, और घटिया वस्तु जितनी ज़्यादा सस्ती होती है उसकी मांग उतनी ही कम होती है। घटिया वस्तु के साथ में ऐसा होता है। आगे पढ़ते हैं, पहले कीमत प्रभाव पढ़ा हमने, अब पढ़ते हैं आय प्रभाव कि एक उपभोक्ता की आय में यदि परिवर्तन होता है तो घटिया वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है और सामान्य वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की आय अधिक होने पर सामान्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तथा आय कम होने पर मांग में कमी आ जाती है। और ठीक है, घटिया वस्तु के साथ में उल्टा होता है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर घटिया वस्तु की मांग कम हो जाती है। उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो घटिया वस्तु की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि भाई उसकी आय बढ़ गई तो वो घटिया वस्तु अब क्यों खरीदेगा, वो तो अच्छी वस्तु खरीदना चाहेगा ना, सामान्य वस्तु। तथा आय कम होने पर इसकी मांग बढ़ जाती है। आय कम होगी तो मांग क्या हो, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मांग वक्र समझेंगे, और मांग वक्र जो बनाया है वो उपभोक्ता की आय के आधार पर बनाया है। इसको ऐसे समझते हैं, देखो ये हमारी वाई, ये स्टार्टिंग में आय दी हुई है, और इस आय पर, इस वाई आय पर ये क्यू जो है वो क्वांटिटी है। वाई की आय पर क्यू वस्तु की मांग है। अब यहाँ पर एक बार तो दिखाया है कि वाई वन का मतलब है आय में वृद्धि, तो आय में वृद्धि होगी ये,
तो आय में वृद्धि होने पर होगा क्या, उसकी मांग बढ़ जाएगी, वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आय कम होती है ये y2, तो होगा क्या, वस्तु की मांग कम हो जाएगी। और हम इसको मिला देंगे, ये जो हमारा ये हमारा, ठीक है, ये डिमांड कर्व हो जाएगा, ठीक है। dy dy ये घटिया वस्तु के साथ में देखते हैं आय का प्रभाव। तो यहाँ पर हम, ये y हमारी क्या है, आय है, और ये हमारी हो गई क्वांटिटी। अब y1 है, अगर आय बढ़ती है तो आय बढ़ने पर होगा क्या, मांग कम हो जाएगी। और आय कम होती है तो क्या होगा, घटिया वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि आय कम होने पर व्यक्ति क्या करेगा, घटिया वस्तु खरीदता है, सामान्य वस्तु खरीद नहीं पाता वो, ठीक है। तो ये सिचुएशन है आय बढ़ने पर, ये है आय कम होने पर, ठीक है। और ये हमारा डिमांड कर्व है, डी वाई से शो कर देंगे, क्योंकि आय प्रभाव दिखा रहे हैं हम डिमांड पर। और चौथा, हम अंतर का आधार हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण की बात करें तो सामान्य वस्तु में उदाहरण हो गया मलाई युक्त दूध, मतलब फुल क्रीम मिल्क। और ये आ गया हमारा घटिया वस्तु में टोन्ड मिल्क। सिगरेट सामान्य, बीड़ी घटिया, गेहूँ सामान्य है, और ज्वार बाजरा एक तरीके का अनाज ही होता है, उसकी बात कर रहे हैं, वो गेहूं के मुकाबले में घटिया माना जाता है, ठीक है। तो ये अंतर हो गया हमारे सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु के बीच में। आगे हम अंतर पढ़ेंगे मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन। हमने पढ़ा था मांग में परिवर्तन पढ़ा था पिछली क्लास में, और मांग की मात्रा में परिवर्तन पढ़ा है। अब हम उनमें अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। पहले लेते हैं मांग में परिवर्तन, अगला है मांग की मात्रा में परिवर्तन। अर्थ, कीमत समान रहने पर अन्य बातों के कारण जब किसी वस्तु की खरीदी गई मात्रा में परिवर्तन आता है तो इसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि या कमी के कारण किसी वस्तु की खरीदी गई मात्रा में परिवर्तन को मांग की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। मांग में जब परिवर्तन होता है तो वहाँ पर कीमत साइलेंट रहती है और अन्य किसी कारण की वजह से मांग में परिवर्तन होता है। यहाँ पर अन्य बातें समान रहती हैं और वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होती है तो मांग की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। प्रकार, मांग में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, मांग में वृद्धि जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, और मांग में कमी। और मांग की मात्रा में परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मांग में विस्तार और दूसरा होता है मांग में संकुचन, ठीक है। अब तीसरा पूछता है कारण क्या है, तो देखो इसका कारण अन्य बातों में परिवर्तन होता है। अन्य बात का मतलब होता है अन्य कारक, अन्य कारक बोलो या अन्य कारणों की वजह से। और यहाँ पर इसका कारण कीमत में परिवर्तन होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एकमात्र कारण है कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन।
फोर्थ हम पढ़ेंगे इस स्थिति में मांग वक्र पर खिसकाव होता है। मांग वक्र का क्या होता है? खिसकाव होता है। और इस स्थिति में मांग वक्र पर संचलन होता है। ठीक है, मांग वक्र में खिसकाव होता है और मांग वक्र में क्या होता है? संचलन होता है। अब एक बार खिसकाव और संचलन को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये होता क्या है। देखो, मांग में खिसकाव कब होता है? मांग में खिसकाव देखो, मांग में खिसकाव कब होता है? जब कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। कीमत P है और ये हमारी क्वांटिटी है Q। खिसकाव का मतलब खिसकना, या तो बाईं तरफ खिसकेगा या फिर दाईं तरफ खिसकेगा। तो इस P और Q पर ये हमारी हो गई डिमांड कर्व। क्या है? डी और डी। अब होता क्या है कि इसी कीमत पर किसी अन्य कारण की वजह से मांग में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ये हो गई मांग में कमी, और ये Q से हो जाती है Q1 इधर। तो नया डिमांड कर्व है वो यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा D1। तो ये अगर इसको A पॉइंट दें और इसको B पॉइंट दें तो A से खिसक कर कहाँ आ गया? B। तो इसको हम बोलेंगे खिसकाव, और ये किधर जा रहा है? बाईं तरफ खिसक रहा है। और यदि ऐसा होता है कि उसी कीमत पर मांग जो है वो बढ़ जाए और मांग बढ़ेगी हमारी, तो ये हो जाएगा हमारा Q2 और नया डिमांड कर्व आ जाएगा हमारा यहाँ। D2 और A से हो जाएगा C पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दाईं तरफ खिसकाव, और ये जो था हमारा, ये था हमारा बाईं तरफ खिसकाव। समझ में आया? तो ये जब कीमत साइलेंट रहती है और किन्हीं अन्य कारणों की वजह से मांग में कमी या वृद्धि होती है, तो वहाँ पर मांग वक्र में क्या होता है? खिसकाव होता है। मांग वक्र आ गया यहाँ पर, मांग वक्र में खिसकाव। अब पढ़ते हैं मांग वक्र में संचलन। अब संचलन कब होता है? मांग वक्र में संचलन। मांग वक्र में संचलन। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कीमत में परिवर्तन होगा। स्टार्टिंग में हम ये प्राइस ले लेते हैं और ये हम ले लेते हैं क्वांटिटी। ये प्राइस और ये है क्वांटिटी। अब हम क्या करते हैं? एक बार कीमत में वृद्धि करके देखते हैं, P से P1। तो आपको पता है कि कीमत में वृद्धि होगी तो मांग कम हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी Q। ठीक है, और एक बार कीमत में कमी करते हैं, तो कीमत में कमी करें तो मांग हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मांग हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये हमारा Q, इसको लिया हमने Q1 और ये हो गया हमारा Q2। अब ये जो यहाँ गया होता हुआ, ये हमारा डिमांड कर्व। अब D और D, तो यहाँ पर क्या आपने देखा है? डिमांड कर्व यहाँ पर क्या है कि शिफ्ट नहीं हो रहा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा।
पहला पॉइंट हम ए ले लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं मांग में संचलन। तो मांग में संचलन कब होता है? जब कीमत में परिवर्तन होता है। और कीमत में परिवर्तन के लिए ये हमारा कीमत स्टार्टिंग में प्राइस पी, ये हमारी क्वांटिटी, और ये हमारा हो गया डिमांड कर्व। डी डी। एक बार हम क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं P1, तो प्राइस के बढ़ने पे क्या होता है, मांग कम हो जाएगी Q1। एक बार प्राइस को कम कर देते हैं, प्राइस को कम करें तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा Q2। Q2 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ए पॉइंट पर मांग वक्र था, तो देखो कीमत के बढ़ने पर ये हो गया हमारा ए से बी, तो ये हो गया ऊपर की तरफ खिसकना, इसको बोलेंगे संचलन बोलेंगे, सॉरी खिसकना नहीं, संचलन। और ये हमारी सी स्थिति होगी। जब संचलन का मतलब होता है जब एक ही चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, खींच के बड़ा कर रहे हैं। ये मतलब दूसरा कोई वक्र नहीं बना रहे, उसी वक्र को हम आगे और पीछे खींच रहे हैं, आगे और पीछे खींच रहे हैं। उस स्थिति को बोलते हैं हम मांग वक्र का संचलन। उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मांग वक्र का संचलन। ये हो गई हमारी कीमत और ये हो गई हमारी मांग। समझ में आया? ठीक है, तो वही हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में मांग वक्र पर खिसकाव होता है। खिसकाव आपने समझ लिया, बाएं होगा या दाएं होगा, और संचलन ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ होता है। ठीक है, ठीक। तो एक बार क्या है, जो हम अंतर पढ़ रहे हैं मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है, आप एक बार इनको पढ़ें। ठीक, पढ़ लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन हैं इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है संबंधित वस्तुओं। संबंधित वस्तु एक तो प्रतिस्थापन हो गई या फिर पूरक हो गई। संबंधित वस्तु जिन दो वस्तुओं का आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो।
तो दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, एक प्रतिस्थापन वस्तु पढ़ी है और एक हमने पढ़ी है पूरक वस्तु। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिस्थापन वस्तुओं पर प्रभाव। ठीक है, ए पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन वस्तु के लिए, और प्रतिस्थापन वस्तु के लिए हम पढ़ रहे हैं कि प्रतिस्थापन वस्तु की जो कीमत है, यदि दो प्रतिस्थापन वस्तु हैं और उनकी किसी एक की कीमत में परिवर्तन होता है तो दूसरे की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, प्रतिस्थापन वस्तुओं में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, दो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं और दोनों में से एक की कीमत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। हमने पढ़ा है कि जो प्रतिस्थापन वस्तु होती है, पिछली क्लास में पढ़ा था, तो उनकी जो कीमत है वो ज़्यादातर क्या होता है, सिमिलर होती है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर क्या हो जाए, प्रयोग हो जाए, और एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होने का मतलब होता है कि उनकी कीमत भी समान होती है ज़्यादातर। तो ये कहता है कि प्रतिस्थापन वस्तुओं में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उससे संबंधित दूसरी वस्तु की मांग में भी वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी होती है। इस प्रकार प्रतिस्थापन वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो जाती है, और उस पर्टिकुलर जो गुड्स है, वो वस्तु है, उसकी मांग कम हो जाती है, लेकिन दूसरी वस्तु की मांग वो है बढ़ जाती है। ठीक है, इसको हम वक्र और एक तालिका से समझेंगे ऐसा क्या है। तो देखो, उदाहरण में हम पेप्सी को लेते हैं और ठीक है, कोक को लेते हैं और पेप्सी को लेते हैं, और हम ये देखते हैं कि कोका कोला और पेप्सी दो वस्तुएं हैं और स्टार्टिंग में दोनों की कीमत हम लेते हैं सेम, क्या, इसकी भी 10 और इसकी भी 10। समझ में आया। अब होता क्या है, पेप्सी की कीमत को हम कांस्टेंट रखते हैं, 10 ही रखते हैं, और कोका कोला की कीमत को 2 रुपये बढ़ा देते हैं, 10 से 12। तो उससे होगा क्या, पेप्सी की कीमत तो अभी भी 10 ही है, लेकिन कोका कोला की कीमत क्या है, बढ़ गई। तो कोका कोला की कीमत 2 रुपये बढ़ने पर जो व्यक्ति पहले कोका कोला पी रहा था वो पेप्सी की तरफ क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाएगा, जिससे पेप्सी की मांग यदि पहले 100 क्वांटिटी थी अब हो जाएगी 120, और कोक की जो मांग पहले 100 थी वो हो जाएगी अब 80। कहने का मतलब है कोका कोला की कीमत में वृद्धि होने पर 10 से 12 होने पर ये पेप्सी की मांग स्वतः ही बढ़ जाती है, लेकिन उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ में आया यही। अब इसको डायग्राम से समझ लें अगर हम, कि पेप्सी की कीमत दी हुई है हमारी P और पेप्सी की मांग देखते हैं, तो पेप्सी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, पेप्सी की कीमत अभी भी P है, और स्टार्टिंग में यदि इसकी मांग Q थी तो देखो आगे मांग कब कम होती है, मांग कब होती है, जब कोका कोला की कीमत में कमी होती है।
कोका कोला की कीमत में कमी होगी तो पेप्सी की मांग कम हो जाएगी, और यदि कोका कोला की कीमत में वृद्धि होगी तो पेप्सी की मांग जो है वो वृद्धि हो जाएगी पेप्सी की मांग में। ठीक है, अतः उपरोक्त तालिका तथा चित्र से स्पष्ट है कि पेप्सी की कीमत में परिवर्तन हुए बिना भी उसकी मांग में वृद्धि हो रही है। ठीक है, मांग में वृद्धि और कमी हो रही है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। समझ में आया? तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि दो प्रतिस्थापन वस्तु हैं और एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो दूसरी की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे हम पढ़ते हैं पूरक वस्तु की स्थिति में। तो कहता है कि पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, देखो कहता है पूरक वस्तुएं, समझ लेते हैं पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर उपभोक्ता की मांग को संतुष्ट करती हैं, जैसे पेन तथा स्याही, कार, पेट्रोल आदि। ठीक है, पेट्रोल स्कूटर, पेट्रोल मोटरसाइकिल, ये क्या है, पूरक वस्तुएं हैं। या फिर हम यहाँ पर बोलें, यहाँ पर ये बोल सकते हैं पेन और स्याही, स्याही का मतलब इंक, हिंदी में स्याही बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा पेन एंड इंक, पेन और इंक। तो देखो अब समझते हैं इसको। पूरक वस्तुओं में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी स्वतः ही हो जाती है, चाहे कीमत परिवर्तित हो या ना हो। इसके विपरीत जब एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी पूरक वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में ऋणात्मक या फिर अप्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, कैसे? यदि पेट्रोल की कीमत में कमी होती है, पेट्रोल की कीमत क्या हो रही, कम हो रही है, तो स्कूटर या मोटरसाइकिल जो है उनकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि जो लोगों को लगेगा कि पेट्रोल की कीमत कम है, पेट्रोल सस्ता चल रहा है, तो क्यों ना अपना वाहन लिया जाए। तो जो मोटरसाइकिल या स्कूटर से कार वगैरह हैं, इनकी मांग जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर पेट्रोल की मांग में पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो पेट्रोल महंगा होने पर क्या करेंगे लोग, जो पब्लिक व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करना शुरू कर देंगे, और इन जो स्कूटर मोटरसाइकिल ये जो हैं इनकी मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब यहाँ पर एग्जांपल ले लें, अगर हम एग्जांपल लिया है कि पेन की कीमत दे रखी है और स्याही की कीमत दे रखी है, मतलब इंक की कीमत दे रखी है, और पेन की मांग दे रखी है और स्याही की मांग दे रखी है। तो देखो अगर हम यहाँ पर कहें कि पेन की कीमत शुरू में 10 है और स्याही की कीमत है 10 रुपये, पेन की कीमत को 2 रुपये बढ़ा देते हैं, तो पेन की कीमत बढ़ने पर होगा क्या, पेन महंगा हो गया। तो पेन महंगा होने पर होगा क्या, पेन महंगा होने पर पेन की मांग कम हो जाएगी, 100 से 80, 100 से 80। तो पेन महंगा होने पर पेन की मांग तो कम होगी लेकिन स्याही की मांग भी कम हो जाएगी, और स्याही की मांग हो जाएगी 100 से 80। लेकिन स्याही की कीमत तो अभी भी सेम ही है, स्याही तो अभी भी 10 पर मिल रही है। ठीक है, अगर देखो आपको पेन और स्याही समझ नहीं आ रहा है तो हम कार और पेट्रोल से समझते हैं। कार और पेट्रोल, ठीक है, हम समझेंगे। स्कूटर और पेट्रोल, स्कूटर चलेगा पेट्रोल से, कार तो डीजल से चलाएंगे हम। ठीक है, स्कूटर और पेट्रोल। अब हम
लेते हैं कि पेट्रोल जो है वो 100 रुपीज़ पर लीटर है, ठीक है। और स्कूटर की इतने, यहाँ पर एक कंपनी का जो स्कूटर है वो 1000 स्कूटर्स की क्वांटिटी की डिमांड है। कितनी? 1000 स्कूटर की, ठीक है। और स्कूटर की कीमत है हमारी कितना? 50,000 रुपये का स्कूटर है, ठीक है। गैस कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पर होता क्या है कि पेट्रोल की कीमत को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, 120 रुपये पर लीटर कर देते हैं। तो 120 रुपये पर लीटर होने पर पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर स्कूटर की मांग जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 800 क्वांटिटी हो गई इसकी डिमांड, क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया। लेकिन स्कूटर की कीमत अभी भी 50,000 रुपये है। स्कूटर की कीमत कितनी है? स्कूटर की कीमत अभी भी 50,000 रुपये ही है। स्कूटर की कीमत कितनी है? अभी भी 50,000 रुपये ही है। स्कूटर की कीमत अभी भी कितनी है? 50,000 रुपये ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पेट्रोल की कीमत का प्रभाव पड़ रहा है स्कूटर की डिमांड पर, लेकिन लेकिन स्कूटर की जो प्राइस है वो सेम है, क्योंकि ये एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं। यदि हम ऐसा करें कि पेट्रोल को सस्ता कर देते हैं, तो पेट्रोल 80 रुपये पर लीटर कर दें, तो होगा क्या? स्कूटर की मांग बढ़ जाएगी, इसको 1200 क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन प्राइस तो अभी भी 50,000 रुपये है। तो कंपनी का प्राइस तो 50,000 रुपये ही है, क्योंकि स्कूटर की पूरक वस्तु इस पेट्रोल है, तो पेट्रोल का प्रभाव हमारा पड़ रहा है किस पर? स्कूटर पर। समझ में आया? तो यही हमने यहाँ पर समझा, तो इस यही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि पेट्रोल की कीमत, अगर यहाँ पर हम स्कूटर ले लें स्याही की जगह, तो स्कूटर की कीमत देखो पी है, समान है, और ये स्कूटर की मांग है, क्वांटिटी, ये कम ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की कीमत कम ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से, लेकिन स्कूटर है उसकी प्राइस वही है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का वस्तु की मांग पर प्रभाव को समझाइए। एक उपभोक्ता है, उसकी आय में यदि परिवर्तन होता है तो सामान्य वस्तु और एक घटिया वस्तु जो है दूसरी, उन दो वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, समझते हैं। देखो, सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर आय प्रभाव धनात्मक होता है। धनात्मक का मतलब आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, आय कम तो मांग कम, ठीक है, सीधा सीधा। और कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर सामान्य वस्तु की मांग कम हो जाती है, और वस्तु की कीमत कम होने पर सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है। समझ में आया? ये ऋणात्मक प्रभाव। इस प्रकार जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग में भी कमी हो जाती है। समझ में आया? अब देखते हैं कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का सामान्य वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टार्टिंग में उपभोक्ता की आय 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये पर मंथ है, और सामान्य वस्तु जो है उसकी कीमत है 10 रुपये, और सामान्य वस्तु की मांग है 10 क्वांटिटी, ठीक है। अब होता क्या, उपभोक्ता की आय 200 रुपये में बढ़ा देते हैं। 200 रुपये बढ़ने पर सामान्य वस्तु की मांग में क्या होता है, वृद्धि हो जाएगी। सामान्य वस्तु की मांग क्या है, 10 से हम 12, भाई मेरी आय बढ़ेगी तो मैं पहले से ज़्यादा चीज़ें खरीदूंगा ना, तो वही कर रहा हूँ मैं, 10 से 12। लेकिन जो सामान्य वस्तु है उसकी कीमत तो अभी भी वही है, ठीक है, अभी भी वही है। देखो, इसको ऐसे समझते हैं, इसको और अच्छी तरीके से समझें।
तो ऐसे कि अगर एक उपभोक्ता है और वो 10,000 रुपये पर मंथ कमाता है, कितने, 10,000 रुपये पर मंथ, और वो एक महीने में 2 शर्ट खरीदता है, कितनी शर्ट खरीदता है, 2 शर्ट्स खरीदता है। अब होता क्या है, उसकी सैलरी हम बढ़ा देते हैं, कितनी कर दें, 15,000 रुपये पर मंथ कर दें। तो भैया 15,000 रुपये 5,000 रुपये बढ़ने पर क्या वो शर्ट वही 2 शर्ट खरीदेगा क्या, नहीं, शर्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी उसकी, 4 शर्ट कर देते हैं हम। तो पैसा आता है तो इंसान खर्च करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले अगर हम ये मान के चले कि 800 रुपये की शर्ट थी, तो शर्ट तो अभी भी 800 रुपये की है। चूंकि उसकी आय बढ़ गई, 1,000 से 5, 10,000 से 15,000 होगी, इसलिए उसकी मांग बढ़ गई 2 से 4, लेकिन शर्ट की कीमत तो अभी भी 800 ही है। तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया सामान्य वस्तु की कीमत तो 10 ही है, चूँकि उसकी आय बढ़ी 1,000 से 1,200, इसलिए उसकी मांग बढ़ी 10 से 12, ठीक है। वही वस्तु की कीमत सेम, आय दी हुई है, तो आय में वृद्धि होने पर होता क्या है, आय में वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि हो जाएगी, और आय में कमी होने पर मांग में कमी हो जाएगी। तो ये सामान्य वस्तु की स्थिति में पढ़ रहे हैं हम। तो निम्न तालिका तथा चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना भी उसकी मांग में परिवर्तन मतलब वृद्धि या कमी हो रही है, ठीक है। तो ये सामान्य वस्तु के लिए है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं घटिया या गिफिन वस्तु के लिए। तो देखो घटिया वस्तु की स्थिति में होता क्या है, घटिया वस्तु वे वस्तु होती हैं जिन पर आय प्रभाव ऋणात्मक तथा कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। कहने का मतलब है कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो घटिया वस्तु को त्याग करेगा, अच्छी वस्तु खरीदेगा। तो आय बढ़ने पर घटिया वस्तु की मांग हो जाएगी कम, और आय कम होने पर घटिया वस्तु की मांग हो जाएगी ज़्यादा। और कीमत प्रभाव जो है वो होता है धनात्मक। कैसे कि घटिया वस्तु जितनी महंगी होगी उसकी मांग उतनी ज़्यादा होगी, घटिया वस्तु जितनी सस्ती होगी उसकी मांग उतनी ही कम होगी। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। अब हम पढ़ते हैं कि इसी को कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर घटिया वस्तुओं की मांग में कमी आती है, ठीक है। चूंकि उपभोक्ता आय बढ़ने पर घटिया वस्तु के स्थान पर उच्च कोटि की वस्तुओं को क्या करेगा, खरीदना शुरू कर देगा। इसके विपरीत आय में कमी होने पर घटिया वस्तुओं की मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम समझते हैं उपभोक्ता की आय पहले थी, उपभोक्ता की आय थी 1,000 और घटिया वस्तु की कीमत थी 10, घटिया वस्तु की मांग थी 12। आय के बढ़ने पर घटिया वस्तु की मांग हो गई 12 से 10 कम हो गई, लेकिन घटिया वस्तु की कीमत वही है। तो घटिया वस्तु की कीमत तो वही है, प्रभाव किसका पड़ रहा है, आय का, वही हम देख रहे हैं। तो घटिया वस्तु की कीमत वही, पी कांस्टेंट, ये क्वांटिटी दी हुई है। और ये क्वांटिटी कब है, जब दी हुई आय पर, स्टार्टिंग में जो आय है। अब होता है क्या है कि कीमत वही, आय में क्या हो रही है, वृद्धि। ये आय में वृद्धि होती है, तो आय में वृद्धि होगी तो क्या होगा, घटिया की वस्तु की मांग हो जो है वो कम हो जाएगी, और आय में कमी होने पर घटिया वस्तु की मांग जो है वो बढ़ जाएगी। तो डिमांड कर्व, आय में वृद्धि होने पर डिमांड कर्व कम हो जाएगा, ठीक है, बाईं तरफ खिसक जाएगा। और आय में कमी होने पर डिमांड कर्व बढ़ जाएगा, मतलब डिमांड बढ़ जाएगी तो डिमांड कर्व हमारा दाईं ओर खिसक जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो निम्न तालिका व चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना भी उसकी मांग में परिवर्तन मतलब वृद्धि या कमी हो रही है, ठीक है। तो हमने पढ़ा अभी घटिया वस्तु, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो मांग का जो हमारा चैप्टर था वो यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो मांग से ही संबंधित है, इसी से रिलेटेड है, और उस चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
आप लोगों को क्या करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड सर्कल्स में आपको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें यूट्यूब के माध्यम से। हैंडमेड नोट्स हैं मेरे अपने खुद के लिखे हुए, ठीक है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं एक टीचर हूँ, M.Com B.Ed किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सपोर्ट करना है आप लोगों को सभी को। थैंक यू वेरी मच।